Hello everyone, welcome to Life Science Notespedia. I hope you all are doing extremely fine. So this is the third video lecture from the series of detailed DNA replication process, and in the previous video lecture we also learned about what are the enzymes that are basically involved in the DNA replication process, that were DNA helicase, single stranded binding proteins, topoisomerase and primase. And in this video lecture we will study about DNA polymerase, DNA ligase and telomerase. So let's start with DNA polymerase first. DNA polymerase. DNA polymerases are also known as DNA dependent DNA polymerase और DNA replicase. DNA polymerases को DNA dependent DNA polymerase भी कहते हैं और DNA replicase भी कहते हैं. Replicase इसलिए क्योंकि DNA को ये replicate करता है, इसलिए DNA replicase और DNA dependent DNA polymerase means क्योंकि ये DNA का यूज़ करके ही DNA को पॉलीमराइज करता है और नए DNA के स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, इसलिए DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज और रेप्लिकेज. DNA पॉलीमरेज कैटेलाइज द सिंथेसिस ऑफ DNA. ये DNA की सिंथेसिस वाली जो रिएक्शन होती है उसको ये कैटेलाइज करता है. देयर आर ऑफ टू टाइप्स, टेम्पलेट डिपेंडेंट एंड टेम्पलेट इंडिपेंडेंट. ये बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक ऐसे होते हैं जिन्हें टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ती है यानी कि टेम्पलेट डिपेंडेंट, और एक ऐसे होते हैं जिन्हें टेम्पलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जैसे कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट. Template dependent DNA polymerases are further classified into DNA dependent DNA polymerases and RNA dependent DNA polymerases. जो template dependent DNA polymerase होते हैं इनको further classify किया गया है किसमें, DNA dependent DNA polymerase में और RNA dependent DNA polymerase में. इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि ये वाला जो पॉलीमरेज होता है DNA polymerase जो कि DNA डिपेंडेंट होता है, मीन्स DNA को यूज़ करके ही DNA का फॉर्मेशन करता है, जबकि ये वाला जो होता है ये RNA को यूज़ करके DNA का फॉर्मेशन करता है, नए DNA की सिंथेसिस करता है. DNA dependent DNA polymerase or simply DNA polymerases synthesize a new DNA strand on a DNA template. ये DNA template का यूज़ करके एज अ DNA के एक स्ट्रैंड को एज अ DNA template का यूज़ करके ये नए DNA की सिंथेसिस करते हैं. DNA dependent DNA polymerase. RNA dependent DNA polymerase catalyze the synthesis of DNA strand on a RNA template. जो RNA dependent DNA polymerases होते हैं ये DNA की सिंथेसिस जो होती है उसको कैटेलाइज करते हैं. कैसे? RNA को एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं. इट इज़ ऑल्सो रिफर्स एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. और ऐसे DNA पॉलीमरेज जो कि RNA को एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. इसका एग्जांपल ये भी है कि जब mRNA से वापस से जब DNA की सिंथेसिस होती है यानी किसी DNA की सिंथेसिस होती है वो RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है. बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन मल्टीपल DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेजेस. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मल्टीपल DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं. ओनली सम ऑफ दिस पॉलीमरेजेस एक्चुअली अंडरटेक रेप्लिकेशन. इनमें से कुछ ही होते हैं जो कि रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और रेप्लिकेशन की जो प्रोसीजर है इसको प्रोसीड करते हैं. एंड दे आर टर्म्ड एज DNA रेप्लिकेज. और ऐसे एंजाइम जो कि रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, DNA रेप्लिकेज. The others are involved in subsidiary roles in replication और participate in the DNA repair. Others enzymes जो होते हैं, अदर जो DNA polymerases होते हैं या तो वो replication में subsidiary role play करते हैं या फिर वो DNA repair में या इसका जो भी DNA recombination में इन सब में इनका रोल रहता है. इन प्रोकैरियोट्स देयर आर 5 डिफरेंट पॉलीमरेजेस. प्रोकैरियोट्स में 5 डिफरेंट तरह के पॉलीमरेजेस होते हैं. DNA polymerase 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये 5 तरह के टाइप हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद DNA polymerase फर्स्ट. DNA polymerase 1 is also known as Kronberg enzyme. इसे Kronberg enzyme भी कहते हैं. It is a monomeric protein composed of 928 amino acid residues. ये एक मोनोमर प्रोटीन है, मीन्स इसकी सिर्फ एक ही यूनिट होती है और इसमें लगभग 928 अमाइनो एसिड्स से मिलकर के ये बना होता है. इट पॉजेस 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटी. इसके पास 3 मेनली एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं. वो कौन सी होती हैं, लेट्स सी. 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी यानी कि इसके पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी होती है कि नए जो भी DNTPs आ रहे हैं उसको ये पॉलीमराइज करे और ऐड करे उसको प्राइमर का जो भी 3' OH वाला जो भी टर्मिनल रहता है उस पर और उसको एक्सटेंड कर सके. सेकंड एक्टिविटी क्या होती है इसके पास, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. मीन्स कि ये प्राइमर को भी रिमूव कर सकता है DNA polymerase 1. और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मीन्स ये DNA रिपेयर में या फिर प्रूफ रीडिंग हम कह सकते हैं, प्रूफ रीडिंग में भी ये प्रूफ रीडिंग की भी एक्टिविटी होती है इसके पास DNA polymerase फर्स्ट के बाद के पास. The 5' to 3' polymerization activity of DNA polymerase 1 is independent of both 3' to 5' exonuclease and 5' to 3' exonuclease activity. जो DNA polymerase 1 के पास जो 5' to 3' polymerization activity होती है ये बाकी दो एक्टिविटियों पर डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है. The 3' to 5' exonuclease activity is responsible for the proofreading activity. जो 3' to 5' जो exonuclease activity होती है polymerase 1 के पास, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी के लिए. मीन्स ये चेक करती है कि जो बेसिस को जिसने जो भी बेस को ऐड किया गया है लास्ट वो सही है या नहीं, वो करेक्ट है या नहीं.
द पॉलीमरेज वन हैज़ लो प्रोसेसिविटी, जो पॉलीमरेज वन होता है इसकी बहुत लो प्रोसेसिविटी होती है, मतलब ये बहुत कम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है, विच इज़ अराउंड 40 न्यूक्लियोटाइड्स एंड लो पॉलीमराइजेशन, और इसका पॉलीमराइजेशन रेट भी बहुत कम होता है जो कि 20 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड होता है। प्रोसेसिविटी refers to the number of nucleotides addition per binding event between the DNA polymerase and the DNA template. मीन्स DNA टेम्पलेट और DNA पॉलीमरेज के बीच में कितने न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया गया है पर सेकेंड, यही बताता है, ये डिफाइन करता है प्रोसेसिविटी। DNA polymerase 1 performs functions such as primer removal with the 5' to 3' exonuclease activity। जो DNA polymerase 1 होता है ये कई सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, जैसे कि पहला क्या फंक्शन होता है इसका, प्राइमर रिमूवल, यानी कि प्राइमर जो कि जिसको कि एक्सटेंड किया था DNA polymerase के द्वारा उसको ये रिमूव भी कर सकता है। और ऐसी एक्टिविटी जो कि प्राइमर को रिमूव कर सके वो कौन सी होती है, विद 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। गैप फिलिंग एक्टिविटी भी होती है DNA पॉलीमरेज 1 के पास, और DNA रिपेयर की भी एक्टिविटी होती है DNA पॉलीमरेज के पास। तो मेनली ये इसकी 3 मेन फंक्शंस होते हैं, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी विच इज़ प्राइमर रिमूवल, गैप फिलिंग एक्टिविटी एंड DNA रिपेयर में भी ये रोल प्ले करता है। सेकेंड जो DNA पॉलीमरेज है वो कौन सा है, DNA पॉलीमरेज सेकेंड। It is a monomeric protein and has 5' to 3' polymerase activity and the 3' to 5' exonuclease activity। जो ये DNA पॉलीमरेज सेकेंड होता है ये एक मोनोमेरिक प्रोटीन होता है और उसके पास दो एक्टिविटी होती है, पहली कौन सी, 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। मीन्स इसके पास प्राइमरी इसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी होती है विच इज़ 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और ये पॉलीमराइज भी कर सकता है, मीन्स DNA को ये मतलब DNTPs को ये ऐड भी कर सकता है प्राइमर के 3' OH टर्मिनल पर। इट हैज़ लो प्रोसेसिविटी, इसकी जो प्रोसेसिविटी होती है बहुत कम होती है, और लो पॉलीमराइजेशन रेट भी होता है। इट सर्व्स एज एन अल्टरनेटिव DNA रिपेयर पॉलीमरेज, ये एज एन अल्टरनेटिव DNA रिपेयर पॉलीमरेज का भी ये काम करता है। मीन्स अगर DNA पॉलीमरेज 1 अगर वो एबल नहीं हो पा रहा है कि वो जाकर के DNA रिपेयर कर सके, तब वहाँ पर इसका रोल आता है DNA पॉलीमरेज सेकेंड का, क्योंकि एज इसको अल्टरनेटिव यूज़ किया है। मेन प्रायोरिटी DNA पॉलीमरेज 1 को ही दी जाती है, पर अगर वो अवेलेबल नहीं है या फिर उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाई है तब DNA पॉलीमरेज सेकेंड एक्शन में आता है। एंड इट कैन ऑल्सो रेप्लिकेट DNA इफ द टेम्पलेट इज डैमेज्ड, और अगर DNA का जो भी हम लोग टेम्पलेट जो यूज़ कर रहे हैं DNA की सिंथेसिस के लिए, अगर वो डैमेज है तब भी ये DNA पॉलीमरेज सेकेंड उस DNA को उसका यूज़ करके, उस टेम्पलेट का यूज़ करके DNA को रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि नए DNA की स्ट्रैंड की सिंथेसिस कर सकता है। नाउ द थर्ड वन इज DNA पॉलीमरेज थर्ड। DNA polymerase थर्ड इज द प्राइमरी एंजाइम इन्वॉल्व इन DNA रेप्लिकेशन, ये प्राइमरी एंजाइम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है DNA रेप्लिकेशन में। इट इज़ अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, मीन्स इसमें कई सारी प्रोटीन होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड्स। मीन्स इसमें लगभग 10 डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड, अलग अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड्स इसमें रोल प्ले करती हैं, और ये साथ में आकर के एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ये सारी जो पॉलीपेप्टाइड्स उनका नाम क्या है, अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा, टाउ, गामा, डेल्टा एंड ऑल दैट। DNA polymerase थर्ड हैज़ वेरी हाई पॉलीमराइजेशन रेट, जो DNA polymerase थर्ड होता है इसका बहुत हाई पॉलीमराइजेशन रेट होता है, मीन्स ये बहुत क्विकली ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, विच इज़ अराउंड 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को ये ऐड कर देता है 3' OH पर प्राइमर की, और हाई प्रोसेसिविटी रेट भी होता है इसका इस तरह से। DNA polymerase थर्ड हैज़ 4 कंपोनेंट्स, के 4 कंपोनेंट होते हैं, ये करके मिल करके बना होता है। फर्स्ट वन इज अ कैटालिटिक कोर कंपोनेंट, जिसमें कौन कौन रोल प्ले करते हैं, अल्फा, एप्सिलॉन और थीटा। अ डाइमराइजेशन कंपोनेंट विच इज़ टाउ, अ प्रोसेसिविटी कंपोनेंट बीटा, अ क्लैंप लोडर जो कि 5 सब यूनिट की असेंबली होता है, गामा, डेल्टा, फाई, साई और ये डेल्टा एप्सिलॉन। और एज यू कैन सी दिस इज द डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ द DNA polymerase थर्ड। जो अल्फा होता है ये कैटालिटिक कोर होता है, और अल्फा के पास कौन कौन सी एक्टिविटी होती है देखते हैं। अल्फा के पास 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है। एप्सिलॉन के पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है एप्सिलॉन के पास, और थीटा के पास इनहांस द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ द एप्सिलॉन। ये क्या करता है, ये इसको हेल्प करता है कि ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसको मतलब और बढ़ाने में ये हेल्प करता है। और टाउ जो है डाइमर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको डाइमराइजेशन कंपोनेंट कहते हैं। और ये जो रहता है, ये जो एरिया रहता है ये लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है, जबकि ये वाला एरिया जो रहता है ये लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। और इतने पूरे ये जो 5 मिलकर के ये गामा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि 5 सब यूनिट असेंबली को बनाते हैं, जिसको कि हम लोग कैंप लोडर यहाँ पे बोल रहे थे। और देख लेते हैं इस टेबल में इसकी क्या क्या एक्टिविटी होती है, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। DNA पॉलीमरेज के सब यूनिट एक होती है, एक सब यूनिट से मिलकर बनाते हैं, यानी कि मोनोमेरिक होता है। इसके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है और 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है, DNA रिपेयर, गैप फिलिंग एंड प्राइमर रिमूवल। DNA पॉलीमरेज सेकेंड की बात करते हैं, ये भी मोनोमेरिक प्रोटीन होती है, मीन्स एक प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, एक ही यूनिट होती है। 3' to 5' इसके पास भी एक्टिविटी होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यानी कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, पर इसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है, जो कि क्या होता है। और इसके पास होता क्या है, DNA रिपेयर इसका मेन रोल होता है DNA पॉलीमरेज सेकेंड का। और DNA पॉलीमरेज थर्ड जो कि एक मल्टी प्रोटीन एंजाइम होता है, लगभग 10 सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, और इसके पास भी कौन सी एक्टिविटी होती है, 3' to 5'
एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके पास नहीं प्रेजेंट होती है, और यही होता है जो हमारा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है रेप्लिकेशन का। DNA polymerase 4 जिसको कि हम लोग DNB भी कहते हैं, और DNA polymerase 5 आर द गामा फैमिली। DNA polymerase गामा फैमिली DNA polymerases के मेंबर होते हैं। मेंबर्स ऑफ गामा फैमिली डू नॉट कंटेन 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ऐसे मेंबर जो कि गामा फैमिली के होते हैं वो उनके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, यानी कि DNA polymerase 4 और DNA polymerase 5 के पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है, एब्सेंट होती है। These enzymes has low catalytic efficiency, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो भी बहुत लो कैटालिटिक एफिशिएंसी होती है, एंड लो पोरोसिटी एंड लो फिडेलिटी। लो पोरोसिटी होती है और लो फिडेलिटी होती है। दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन सिंथेसिस, ये ट्रांसलेशन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं और रेप्लिकेट करते हैं डैमेज डीएनए को, यानी कि एरर प्रोन डीएनए रेप्लिकेशन को ये प्रमोट करते हैं। मतलब ऐसा रेप्लिकेशन जिसमें कि एरर की चांसेस ज़्यादा होती हैं, ऐसे रेप्लिकेशन को ये प्रमोट भी करते हैं DNA polymerase 4 और DNA polymerase 5। इसलिए जो हमारा DNA polymerase 3 होता है वही मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है। So we discussed about DNA polymerases that was involved in the DNA replication process. Now we will learn about DNA ligase and telomerases. So let's start with DNA ligase. The joining of Okazaki fragments require an enzyme called the DNA ligase. Means Okazaki fragment की joining के लिए एक enzyme की जरूरत पड़ती है, वो कौन सा enzyme होता है? DNA ligase. That catalyzes the joining of the ends of two DNA chain. जो कि दो DNA की चेन जिसका एंड होता है उसको ये दोनों के एंड को ये जोड़ देता है DNA ligase, क्योंकि ligase का मतलब ही होता है जोड़ना। This enzyme catalyzes the formation of a phosphodiester bond between the 3' OH group at the end of one DNA chain and the 5' phosphate group at the end of other. ये क्या करता है बेसिकली? ये फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है किसके बीच? एक डीएनए के एंड पर 3' OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरे के स्टार्टिंग पर मीन्स 5' पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। इनके बीच में ये फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है और इस तरह से ये दोनों डीएनए के दोनों एंड को ये लाइगेट कर देता है। An energy source is also required to drive this thermodynamically uphill reaction. और इसमें एनर्जी की जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि ये अपहिल रिएक्शन है, तो इसको पूरा करने के लिए एटीपी रोल में आता है। इन यूकैरियोट्स एटीपी इज एनर्जी सोर्स। यूकैरियोट्स में एटीपी एनर्जी सोर्स होता है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब डीएनए लाइगेज यूज़ करता है लाइगेट करने के लिए। इन यू बैक्टीरिया NAD+ typically plays this role. यूकैरियोट्स में एटीपी एनर्जी सोर्स यूज़ होता है डीएनए लाइगेज की रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जबकि यू बैक्टीरिया में NAD+ ये रोल प्ले करता है। DNA ligase acts only after all the RNA primers are replaced by the DNA. DNA ligase तभी एक्ट करता है जब सारे RNA primers को रिप्लेस किया जा चुका होता है DNA polymerases के द्वारा। एंड द एसोसिएटेड निक्स आर सील, और जो एसोसिएटेड निक्स होते हैं उनको जब सील किया जा चुका है तभी DNA ligase आकर के वहाँ बाइंड करता है और फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है सील करने के लिए। ATP और NAD+ फंक्शंस एज अ AMP डोनर। जो ATP या फिर NAD+ का जो यहाँ पे एज एनर्जी सोर्स यूज़ हो रहा है वो AMP डोनर की तरह काम करते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, और PPI यानी कि पायरोफॉस्फेट और NMN रिलीज हो जाता है। एज यू कैन सी दिस इज द रेफरेंस डायग्राम फॉर द मैकेनिज्म ऑफ DNA ligase। ये 5' to 3' एंड है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो 3' एंड है यहाँ पे 3' OH है और 5' पर फॉस्फेट प्रेजेंट है। इन दोनों के बीच में ये कैसे इसको सील करता है, कैसे फॉस्फोडेस्टर का बॉन्ड फॉर्म करता है वो दिखते हैं। सबसे पहले लाइगेज होता है, ये ATP से यहाँ पे ATP की एनर्जी को यूज़ करता है और AMP से लिंक हो जाता है, जबकि पायरोफॉस्फेट को ये रिलीज़ कर देता है। जैसे ये रिलीज़ करता है ये AMP जा करके लाइगेज से लिंक हो जाता है और फिर ये क्या करता है, फिर यहाँ पे जो O- जो हमारा है इसको ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए इसको तैयार करता है और ये फॉस्फेट पर ये अटैक करता है और इस तरह से AMP खुद रिलीज हो जाता है और इन दोनों के बीच में फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और ऐसे 5' to 3', 3' to 5' जो हमारा निक था वो सील हो गया और यही था मोड ऑफ एक्शन ऑफ द DNA ligase. Now we will learn about telomerases. ऑल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम एंड इज टीलोमेयर। सारे जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं उन्हें ही टीलोमेयर बोलते हैं। द रेप्लिकेशन प्रोसेस विच जनरेट्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ द टीलोमेरिक रिपीट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉर्मल DNA रेप्लिकेशन मशीनरी। जो नॉर्मल DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है उनमें बेसिकली टीलोमेयर जो कि एक्सट्रीम एंड होता है उसको ये रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। वो जो पार्ट रहता है DNA का वो रेप्लिकेशन उसका होता ही नहीं है, विच फेल्स टू रेप्लिकेट द extreme 5' end of each chromosome strand. A special enzyme called telomerase is employed to catalyze the replication at the telomere. तो इसीलिए एक स्पेशलाइज्ड एंजाइम होता है जिसको कि हम लोग टीलोमेरेज बोलते हैं। ये क्या करता है, उस पार्ट में जाता है, उस पार्ट को ये रेप्लिकेट करता है जिससे कि जो लॉस ऑफ DNA है उसको रोका जा सके। द टीलोमेरेज एंजाइम इज रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंड इट कंटेन्स RNA एंड प्रोटीन। जो टीलोमेरेज एंजाइम होता है ये एक रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है और इसमें ये क्या कंटेन करता है, RNA को और प्रोटीन को। लाइक ऑल अदर DNA पॉलीमरेजेस, जैसे कि बाकी सारे DNA पॉलीमरेजेस
की तरह ही ये भी टीलोमरेज एक्ट्स टू एक्सटेंड द 3' एंड ऑफ इट्स डीएनए सबस्ट्रेट। जैसे कि बाकी सारे डीएनए पॉलीमरेज 3' एंड को ही एक्सटेंड कर पाते हैं, ये भी 3' एंड को ही एक्सटेंड करता है। बट टीलोमरेज डज नॉट नीड एन एक्सोजीनियस डीएनए टेम्पलेट। जैसे पर जो टीलोमरेज होता है, जैसे नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है उसमें डीएनए टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है, पर इसको कोई भी एक्सोजीनियस डीएनए टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ती है नए जो एंटीपीज आ रहे हैं उनको ऐड करने के लिए। Instead, RNA component of the telomerase serve as template for adding the telomerase sequence to the 3' terminus at the end of the chromosome। ये क्या करता है कि ये RNA component को यूज़ कर लेता है जो कि इसमें प्रेजेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया भी था कि RNA और प्रोटीन को ये कंटेन करता है, तो वही RNA को ही एज अ टेम्पलेट यूज़ कर लेता है और टीलोमरेज सीक्वेंस को वहाँ पर ये ऐड कर देता है 3' एंड पर। So today we discussed DNA polymerase, DNA ligase and the telomerase. And for the better understanding of the DNA replication process, I recommend you to please watch all the upcoming videos of the DNA replication series. So thank you very much for joining us. If you like the video, then please hit the like button and subscribe to my channel Life Science Notespedia. In case you want any handwritten notes of any topics of the life science, you can also mail me at lifesciencenotespedia@gmail.com. Till then, stay safe, stay healthy and keep updated yourself. Thank you very much.